5 बेडरूम का घर था और आप सब समझ सकते हैं उस घर में क्या काम होता होगा। मैं जिस कमिश्नर साहब से मैं मिलने के लिए जाती थी, उन्होंने मुझे ब्लू फिल्म भेजना शुरू कर दिया। जैसे ये लोग किसी लड़की को लेकर के जाते हैं, अगर मान लीजिए लड़की की उम्र 30 साल है तो तुरंत लेटर पैड पे अपने लिख के देते हैं कि जी लड़की की उम्र 20 साल है, आपका फर्जी आधार कार्ड तैयार हो जाता है। जब आप 20 साल की हो गई, चाहे आप 30 साल की हैं, उसके बाद ले जाके ये लोग बाहर कंट्री में लड़की को बेच देते हैं। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं शाहनवाज की लंका की। जी हां, इस लंका की चर्चा करने को लेकर हम खुद परेशान हैं, असहज हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक अलग छवि रही है राजनीति में, एक अलग अंदाज रहा है, एक अलग व्यक्तित्व रहा है, उसका यह दूसरी छवि इस तरीके का घिनौना हो सकता है, मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ। और भरोसा इस कदर नहीं हो रहा था कि आप जो आपके मन में चल रहा है वो मेरे मन में भी चल रहा था। कितना सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, इतना सहज और सरल अंदाज में अपनी बात रखने वाला व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके से कुकृत्य कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे इनके लंका के करीब हम पहुंचते गए, मुझे लगा कि नहीं, ये चेहरा भी इनका सामने आना चाहिए। हालांकि ये चेहरा इनका सामने ना आए, इसको लेकर जिस तरीके का इन्होंने दबाव बनाया है, वो दबाव हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ इतना ही समझिए कि इस खबर को हम चला रहे हैं या खबर चलेगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है, जो इनकी पहुंच है, जो यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेकर कहीं भी इस खबर को रुकवा सकते हैं, इतने इनकी रुतबा है। लेकिन हमने भी ठान रखी है कि इनकी इनका एक अलग चेहरा है, उस चेहरा को पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और समझना चाहिए कि शाहनवाज जैसा व्यक्ति राजनीति में है, उसका दूसरा चेहरा भी ये है। जी हाँ, इनकी लंका में कितनी मासूमों की सिसकियां दब चुकी है जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। मैं खुद हैरान हूं, सुनकर मैं हैरान हूं। लेकिन उन्हीं सिसकियों में से एक सिसकियां आज इनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। वो सिसकियां इन्हें चुनौती दे रही है, वो सिसकियां इन्हें आईना दिखा रही है, वो सिसकियां इन्हें दिखा रही है कि तुम कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, एक न एक दिन सत्य की जीत होती ही है। सत्य क्या है, हम इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्य को ढूंढना या सत्य तक पहुंचना और दावे के साथ कहना कि यही सत्य है, वो बहुत मुश्किल है, और वो भी इंसान को लेकर। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि उस सत्य को सत्य से सरोकार करिए कि क्या है सत्य। जो सिसकियां इन पर आवाज उठा रही हैं, उन सिसकियों के साथ सत्य क्या है और इनके लंका का सत्य क्या है, और उस सत्य के सहारे इनके इस पर्सनालिटी पर को समझिए। जी हाँ, आप जो दो चेहरे देख रहे हैं, कुछ और चेहरे हैं जो आगे हम उन चेहरों को भी एक्सपोज करेंगे, लेकिन इन दो चेहरों को जो आप देख रहे हैं, एक शहबाज है जो इनका भाई है, एक खुद शाहनवाज। याद करिए 2011 अन्ना आंदोलन, याद करिए 2012 निर्भया कांड, ये दोनों कांड दिल्ली में हुआ था। और ये आप जानकर हैरान नहीं होंगे, लेकिन ये अब लोगों के सामने आ चुका है कि इस दोनों मामले में जो सड़कों पर जो आक्रोश दिख रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से लोग सड़क पर उतर आए थे, एक लड़की के बलात्कार के मामले में जिस तरीके से दिल्ली दहल गया था, उसके पीछे, उस पूरे आक्रोश के पीछे अगर कोई आग लगाने का काम कर रहा था तो वो संघ और बीजेपी का वो स्लीपर सेल था, जो लगातार इसको आर्थिक रूप से मदद भी पहुंचा रहा था और आंदोलन को कैसे बनाए रखे इसके लिए अपने संगठन के लोगों को भी भेज रहा था। और उस खेल में कई ऐसे लड़कियां भी शामिल हुए, लड़के भी शामिल हुए, कॉलेज और स्टूडेंट शामिल हुए, एनजीओ सेक्टर के लोग शामिल हुए, जिन्हें लगा कि वाकई में, और घटना भी कुछ ऐसी घटी थी
हालांकि अब वो घटनाएं, इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो कोई उसका प्रभाव दिखता नहीं है, यही फर्क है। लेकिन घटनाएं घटी थी, इस कदर घटनाएं घटी थी कि लोग उस आक्रोश में सड़क पर उतर आए थे। तो उसी तरीके से एक मासूम भी इस आंदोलन में सड़क पर उतर आई। वो उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और सोशल वर्कर का काम कर रही थी, एक बड़े संगठन के साथ जुड़कर, और वो दोनों आंदोलन में सबसे आगे बढ़कर भाग ले रही थी। उसी दौरान शहबाज से उसकी मुलाकात होती है, जो आप चेहरा देख रहे हैं उससे उनकी मुलाकात होती है। हम बात 2012 की कर रहे हैं और ये मुलाकात धीरे 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 बढ़ती गई और एक दिन 2013 में शहबाज उस मासूम को रौंद दिया। हालांकि दोनों में किस तरीके का रिश्ता था या ये रिश्ता कैसे बढ़ा, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन उस मासूम ने अगर न्याय के लिए कदम आगे बढ़ा दी तो फिर सवाल उठना लाजमी है। तो शहबाज ने उसके घर में पहुंचकर उसको रौंद दिया। वो अपनी बहन के साथ दिल्ली में रहती थी और जब ये आगे बढ़ी, थाना पहुंची केस करने के लिए, तो पुलिस केस लेने से इनकार कर दिया। जब वो शाहनवाज से इसकी शिकायत की, क्योंकि उस आंदोलन को वो लीड कर रही थी, शाहनवाज से भी इनका रिश्ता बेहतर था और वो कहती है कि बिहार की वे तेजस्विनी बेटी है। कहते थे शाहनवाज की ये मेरी बहन है जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। वो पहुंची, वहां पहुंची शिकायत करने के लिए कि आपका भाई ने हमारे साथ ऐसा किया है। कहा ठीक, हम बात करते हैं। 2014 का चुनाव था, लोकसभा चुनाव। चुप रहिए, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसने गलती की है, इसको इसकी गलती की सजा मिलेगी। 2014 का लोकसभा चुनाव, शाहनवाज चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद जब फिर लड़की जाती है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपने कहा था कि इस पर कार्रवाई होगी, क्या होगा? शाहनवाज इसको गेट से बाहर कर दिया और उसके बाद जो धमकी का सिलसिला शुरू हुआ, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये अपनी बहन के साथ दिल्ली में रहती थी और उसके बाद ये शाहनवाज का जो रावण चेहरा सामने आया, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक धमकी दे डाली गई कि आपकी बहन, उसकी हम शादी नहीं होने देंगे, आप बिहार से हो, गांव गांव में हम पोस्टर लगवा देंगे, जहां कहीं भी शादी ठीक करोगे हमें लोग जानते हैं, हम उसकी सूचना हम तुरंत पहुंचा देंगे। डरी सहमी से उस सिसकियों ने खामोशी स्वीकार की बहन के लिए। और जैसे ही बहन की शादी हुई 2016 में, ये राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गए। लगातार कंप्लेन पर कंप्लेन वो डालती रही, लेकिन शाहनवाज का इमेज, शाहनवाज का प्रभाव मंडल इतना प्रभावी है दिल्ली में, जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। जिस मीडिया वाले के पास ये गई, कहीं कि नहीं, शाहनवाज पे तो हम सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते। एक तो हमें चैनल इजाज़त नहीं देगी, और अगर इजाज़त मिल भी गया तो दिल्ली का मीडिया घराना ही नहीं, पत्रकार भी शाहनवाज से इतने ऑब्लाइज्ड हैं कि हम खबर नहीं चला सकते। एक पत्रकार ने साहस भी जुटाई तो उसकी रातों रात नौकरी चली गई। तो मतलब लोकतंत्र का वो स्तंभ उन सिसकियों के लिए बंद हो गया, जिसने आवाज उठाई थी। पहली बार शाहनवाज के लंका की बात आगे बढ़ी। थाने का तो सवाल ही नहीं था, कहीं भी केस नहीं हुआ, तब ये पहुंचती है कोर्ट। ये सब कुछ 2017 की बात है। कोर्ट शहबाज पर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश देती है दिल्ली कोर्ट। 24 घंटे के अंदर हाई कोर्ट से उस आदेश पर स्टे लग जाता है।
और कि नहीं, और वो आज तक उस मसले पर सुनवाई नहीं हो पाई है हाई कोर्ट पर। कितनी बार ये मेंशन करवाई, लेकिन आज तक उस मेंशन पर सुनवाई नहीं हुई। शहबाज आज भी खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। इन्हें धमकियां मिल रही हैं कि क्या हुआ, कह रहे थे जुबान चुप रखो, बहुत कुछ मिल जाएगा। और इस दौरान जो इसके साथ पुलिस कस्टडी में, इस लड़की के साथ, जो इस मासूम सिस्कियों के साथ जो पुलिस के कस्टडी में जो घटना घटी है, आप सुनकर आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। पुलिस थाने में निकाह करवाई गई कि तुम निकाह कर लो। इसका आधार कार्ड बदलवाया गया कि तुमको हम दुबई शिफ्ट कर देते हैं। ये सब तब हो रहा था जब एक बार फिर से शाहनवाज की राजनीति जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हाशिए पर चली गई थी, वो फिर से वो कश्मीर वाले इशू पे जो उनकी जो भूमिका रही, उस भूमिका की वजह से फिर से इनका दिन लौटने लगा था। और उसमें कहीं न कहीं वो सिस्कियाँ इनके लिए बाधक बन रही थी। वो हर जगह, हर दरवाजे पर शाहनवाज हुसैन और शहबाज के खिलाफ दस्तक दे रही थी। तो तय हुआ कि इस जुबान को कैसे बंद किया जाए, और इसके लिए जबरन इनका निकाह किया गया थाने में। और उसके बाद इनको पासपोर्ट बनाकर दुबई भेजने की बात हुई। ये लाचार अकेले लड़ती रही, लेकिन न्याय के लिए इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये घटना कैसे घटी, या शाहनवाज और शाहनवाज के परिवार से आपके किस तरीके का रिश्ता था, आप कहाँ कैसे वहाँ पहुँचे? मैं शाहनवाज के भाई शहबाज से मिली थी 2013 में। मैं एक सोशल वर्कर थी, एनजीओ चलाती थी। तो मुझे किसी ने बताया कि आपके बिहार के हैं ये, तो आपकी काफ़ी मतलब हेल्प करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके कोठी पे गई थी मिलने के लिए उनसे। तो वहाँ पे शाहनवाज जी मिले थे और शहबाज भी मिला था मुझे वहाँ पर, दोनों मिले थे मुझे। तो शहबाज से मेरी बातचीत होने लग गई। उसने बोला सारा काम तो मैं ही करता हूँ, भाई साहब का तो काम है सिर्फ साइन करना। तो एक क्षेत्र के होने के नाते मैं उनसे मिलना जुलना मेरा शुरू हो गया, मिलती थी। तो उसके भाई शहबाज ने मेरे साथ कुछ गलत किया, तो मैं उसकी शिकायत लेकर के 2014 में शाहनवाज के पास गई। तो शाहनवाज ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे में तो ऐसे होता है। मुझे बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई। फिर शहबाज की वाइफ लामा से बात कराई मेरी। तो लामा बोली नहीं, मेरे पति से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, आपको शादी करना है तो शादी करो, नहीं करना तो मत करो, मैं इसमें उसके साथ नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे। फिर मैंने शाहनवाज को बोला कि मैं एक्शन चाहती हूँ, मैं कोर्ट केस करूँगी या कंप्लेन करूँगी। तो शाहनवाज ने बोला कि कैसे कर लोगी, तुम हमारे पास तुम्हारी वीडियो है, उसके भाई ने मेरी वीडियो बनाई होगी, तो हम आपको पूरे देश में, समाज में, पूरे बिहार में आपके परिवार के कहीं शादी ब्याह नहीं होने देंगे, पूरा बदनाम कर देंगे आपको। तो मैं चुप हो गई। फिर शाहनवाज के पास में कंटिन्यू मिलती रही, शाहनवाज के पास में जाती रही। शाहनवाज बोला अभी मेरा चुनाव आ रहा है बिहार का, तो अभी आप कुछ मत कीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए, तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा, जैसे आप चाहेंगे मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसी बीच वो मेरे भाई बन गए। बोले मैं आपका भाई हूँ, क्योंकि मेरे फादर नहीं है और मेरा कोई ब्रदर भी नहीं है। तो बोले कि मैं आपका एक फादर हूँ, अपने बाप और भाई की तरह से मुझे समझिए। आप हमारे देश की बेटी हैं, हमारे क्षेत्र की बेटी हैं आप, तो आपको मुझे बड़ा भाई समझिए आप मुझे, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, चाहे मेरा भाई है, मैं उसको सज़ा ज़रूर दूंगा उसको। मैंने कहा ठीक है। तो इसने में ये चुनाव हार गए बिहार का, एमपी का जो चुनाव था, भागलपुर से चुनाव हार गए। तो मैं गई उनके पास कि आप तो चुनाव हार गए। तो बहुत गुस्से में बैठे थे और बोले तुम ब्राह्मण पंडित और भूमिहारों की वजह से मैं चुनाव हार गया, तुम लोगों की ये, मुझे बहुत गंदा गंदा उन्होंने बोला, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर वहाँ से मैं आ गई, यहाँ पर अपने घर आ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैं उनके पास गई हिम्मत करके दोबारा। उनका शाहनवाज का मेरे पास खुद फ़ोन आया कि आप आ जाइए, बात करनी है। मैं गई उनसे मिलने के लिए। तो बोले कि देखिए अभी आप कुछ हल्ला मत करिए, मेरा नाम चल रहा है राज्यसभा के लिए झारखंड से, तो अभी आप चुप हो जाइए, आप मेरी बहन है तो भाई का तो भला चाहेंगी ना। मैंने कहा ठीक है मैं चुप हूँ, कोई बात नहीं। फिर वो राज्यसभा भी नहीं मिला उनको, किसी और को मिल गया। फिर मैं गई, फिर उनका व्यवहार बहुत उल्टा था मेरे साथ, बहुत बदतमीजी से बात करी। उन्होंने कहा जो तुम्हें करना है जाके कर लो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो मेरा, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। पूरा गार्ड वार्ड पूरा कोठी का मुझे पूरा उन्होंने अपना दिखाया कि देखो मेरा रुतबा ये है। मैंने कहा ठीक है भाई आपका रुतबा है। तो मैं उसके बाद मंदिर मार्ग थाने में गई कंप्लेन दर्ज कराने उसके भाई की, शहबाज हुसैन की।
तो SHO जो थे SHO ललित, उन्होंने मेरा कंप्लेंट नहीं लिया। सुबह से शाम तक मुझे बिठा के रखा और फिर बोले आप जाओ यहाँ से, मुझे भगा दिया। कंप्लेंट नहीं लिया, 2 दिन गई कंटिन्यू, नहीं लिया कंप्लेंट मेरा। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ। तब इतनी समझ भी नहीं थी मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर मुझे किसी ने बताया कि आपको महिला आयोग जाना चाहिए, दिल्ली महिला आयोग। तो फिर मैं दिल्ली महिला आयोग गई। वहाँ पे मैं स्वाति मालीवाल जी से मिली, तो उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी कंप्लेंट उन्होंने अपने यहाँ रजिस्टर की। तो अपने साथ अगले दिन मेरे रात हो गई थी, क्योंकि उस दिन अगले दिन फिर सुबह उनकी गाड़ी आई महिला आयोग की, मुझे लेकर के थाने में गए वो लोग मंदिर मार्ग में। तो SHO बोला फिर आ गए तुम लोग? तो बोला ठीक है आप बैठो। हम बैठ के हमारा कंप्लेंट लेके SHO चले गए। हम 5 बजे तक थाने में बैठे रहे सारे लोग। महिला आयोग की पूरी टीम मेरे साथ बैठी थी, मैं बैठी थी भूखे प्यासे, किसी ने 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाया। फिर SHO का फ़ोन आता है, मैं अभी बिजी हूँ और आप लोगों को मैं अभी रिसीविंग, मेरी ऐसे टीम ने बोला कि आप रिसीविंग दे दीजिए, आप केस नहीं कर सकते तो ये तो दीजिए कि हम आपके यहाँ कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। तो बोला कि नहीं मैं ऐसे कंप्लेंट नहीं दूंगा, ऐसा करो तुम कल आ जाना। फिर महिला आयोग आई कल अगले दिन मुझे लेकर के, ऐसे करके हम 3 दिन गए। फिर SHO को फ़ोन किया गया तो SHO बोला कि मैं रिसीविंग नहीं दूंगा, मेरे सीनियर अधिकारी मना कर रहे हैं रिसीविंग देने के लिए। तो महिला आयोग ने बोला ठीक है आप मत दीजिए, हम आपके सीनियर अधिकारी से जा कर के मिलते हैं। तो उन्होंने मेरी रिसीविंग कुछ नहीं दिया। फिर स्वाति मालीवाल जी ने पार्लियामेंट थाने DCP थे, उनको मैं फ़ोन किया, लेटर भेजा, लेटर कि आप ऐसे बात है, आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे, रिसीविंग तो देना कंप्लेनर का हक होता है। तो DCP बोले ठीक है आप हमारे पास भेज दीजिए। तो महिला टीम लेकर के मुझे DCP के पास गई, DCP साहब मिले, बात की, बोले हाँ ठीक है रिसीविंग करवा देता हूँ मैं। तो उन्होंने कंप्लेंट हमारी रिसीव करा दी। DCP साहब ने, एडिशनल कमिश्नर थे वो उस टाइम पे पार्लियामेंट थाने के अंदर। उसके बाद से कंप्लेंट मेरी दर्ज हो गई, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके पुलिस के काम बन गया था, मुझे रोज़ सुबह लेकर के फ़ोन करके बुलाना। सुबह 10 बजे मैं थाने में जाती थी, शाम को 9 बजे तक 10 बजे तक मैं थाने के अंदर रहती थी। वहाँ पे शहबाज को भी बुलाते थे ये लोग और कहते थे उससे पैचअप कर लो पैचअप कर लो। मैंने कहा किसी हालत में पैचअप नहीं करूँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। SHO बोले तुम्हारे ऊपर हम केस कर देंगे 2-3। मैंने कहा आप मेरे पे केस कर देंगे, कर दीजिए, क्या कर सकते हैं आप मेरा केस के अलावा? मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ, कोई चर्सी नहीं हूँ, कुछ मैं गलत काम नहीं करती, तो आप क्या करेंगे मेरा? कुछ नहीं कर सकते। बोला वो तो वक्त बताएगा तुम्हें कि हम तुम्हारे पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। इसी बीच क्या किया उन्होंने, एक मौलवी बुला करके SHO साहब ने, और उससे मेरा फर्जी निकाहनामा तैयार कर दिया, जिस पे मैंने साइन भी नहीं किए हैं। और मेरे फर्जी साइन जो मैं उनको कंप्लेन दे रखी थी उसको देख के उन्होंने साइन कर दिए। वो साइन हो गया जी, निकाह हो गया। पार्क में बिठा दिया, बोले कि पार्क में बैठो, पार्क में बैठे, वहाँ पे निकाह हो गया फर्जी। सोचिए मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मेरा निकाह पार्क में बैठ के हो रहा है। तो फिर मैंने SHO को बोला मैं आपकी अब कंप्लेन कर रही हूँ, आपने मेरा फर्जी निकाहनामा कराया है और ऐसे किया है। तो बोला ठीक है। फिर अगले दिन मुझे बुलाया गया थाने में। फिर मेरे को फ़ोन आता है, आईओ थी शारदा, कि मैडम आप आ जाइए थाने में, मंदिर मार्ग थाने में। मैं चली गई अगले दिन। फिर गई मैं, तो बोली क्या हो गया है, आपका निकाह करा तो दिया। मैंने कहा फर्जी निकाहनामा ऐसे थोड़ा होता है, मैं कोई रोड पर बैठी हूँ, आपने मेरे पार्क में बिठा के निकाह करा दिया, ऐसे नहीं कर सकते हो आप लोग, मैं आप लोगों की कंप्लेन करूँगी, ऊपर जाऊँगी। तो फिर दोबारा एक मौलवी जी आ जाते हैं और लेके आते हैं एक और निकाहनामा, मेरे साथ एक और निकाह हो जाता है, सोचिए। तो उसके बाद उनकी मैडम का फ़ोन आता है, उनकी वाइफ लामा हुसैन मेरे से बात करती थी। तो बोलती है ऐसा करो तुम ना घर पे आ जाओ, हम यहीं पे बात बैठ के करेंगे। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे तुम्हारे पति ने किया मेरे साथ और तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो मेरे साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोली कि ऐसा करो तुम घर आ जाओ। फिर मेरे को घर बुलाई तो बोली हाँ निकाह तो हो गया तुम्हारा, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता साइन किसने किया, हमने किया है या मेरे पति ने किया है या पुलिस ने किया, इसको तो निकाह माना जाएगा। तुम्हें पता नहीं हम लोग कितने पावरफुल है। मैंने बोला हाँ पता है मुझे कि तुम कितनी पावरफुल हो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या काम करती हो। तो बोली जो भी करती हो सब जानते हैं। वो मैडम जिस घर में रहती थी ना, उस घर का किराया 75,000 था, जसोला में 5 बेडरूम का घर था। और आप सब समझ सकते हैं उस घर में क्या काम होता होगा। तो बोली मुझे कि देखो अब जो हो गया हो गया, मेरी तरह आओ और अच्छी सी ज़िंदगी जियो। देखो मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, 4 गाड़ी है, 4 ड्राइवर है, मेरे बच्चे स्टेप टू स्टेप में पढ़ते हैं, जो दिल्ली के सबसे महंगा स्कूल है, ललित सुरिका स्कूल है वो, उसमें पढ़ते हैं। हमारे ठाट देखो, तुम भी रहो, जो होना था ज़िंदगी को भूल जाओ, हमारे साथ मिलके जो हम काम करते हैं तुम भी वही काम करो। मैंने कहा कभी नहीं करूँगी, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। तो बोली अच्छा हाँ अभी तो तुम हिंदू हो ना। फटाफट एक लेटर पैड ले आई, उस पर मेरी फ़ोटो लगा करके और साइन कर ली, जी हो गया तुम्हारा धर्म परिवर्तन भी हो गया मेरा।
फिर मैंने कहा आपने बहुत गलत किया है, मैं आपकी कंप्लेन कर रही हूँ। फिर मैंने 100 नंबर पे पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई वहाँ पे उनके घर पे जसोला में। फिर मैंने उनको बताया कि देखिए मेरे फर्जी इन्होंने धर्म परिवर्तन मेरा करा दिया है, अब फोटो भी। तो पुलिस बोली अब हो गया, जो हो गया होना था अब हो गया, किस बात का रोना लगा रही हो। पुलिस मेरे पे ही हावी हो गई वहाँ पर। फिर मेरे को मैडम ने 3-4 थप्पड़ भी मारे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया कि देखो मुझे मार रही है ये। फिर पुलिस आई। पुलिस कह रही तो क्या हो गया, जो कह रही है आप करो ना, अब जो होना था हो गया तुम्हारे साथ, किस बात का रोना लगा के रखी हो। मैंने कहा ठीक है मैं अब केस करूँगी तुम्हारे ऊपर। फिर मैंने क्या किया, एक रिटर्न में कंप्लेंट देने गई। जब मैं सरिता विहार थाने में, सरिता विहार के थाने वाले ने मेरे को दोपहर से रात को 10 बजे तक बिठा के रखा। मेरा कंप्लेंट नहीं ले रहे थे वो, जो वहाँ के SHO थे। फिर उसके बाद वो ऐसे बोले कि नहीं हम आपकी कंप्लेंट ऐसे नहीं ले सकते हैं, ये तो बहुत बड़े लोगों का केस है, हम आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी इस पर। मैंने कहा कंप्लेंट तो ले लीजिए मेरी। तो बोले नहीं हम नहीं लेंगे, अभी ACP आएंगे 9 बजे के करीब, आप उनसे बात करिए। फिर मैं ACP साहब 9:30-10 बजे के करीब आए। तो मैंने उनके हाथ जोड़ा। मैंने कहा सर मेरी कंप्लेंट तो ले लीजिए ना, मेरा तो हक है ना कंप्लेंट देना, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोले हाँ उसकी वाइफ को SHO जानता था, SHO को उसकी वाइफ की कमाई का हिस्सा कुछ मिलता था, तो SHO से मिला हुआ था उसकी वाइफ से पूरा, लामा हुसैन से। तो इसलिए मेरी कहीं सुनवाई तो होनी ही नहीं थी। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के रो के उनको कंप्लेन दे करके आई। कंप्लेन तो उन्होंने मेरे ले लिया, ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया कंप्लेन को। ये कंप्लेन थी मेरी 2017 20 जनवरी की बात है ये। और जो मेरा निकाहनामा बना है, एक बना है 10 तारीख को, एक बना है 13 तारीख को, 2 निकाहनामा तैयार हो गया। एक बना एफिडेविट बना है 7 तारीख को। मतलब 3 बार मेरे साथ इन्होंने शादी का पूरा खेल रचा दिया। जैसे फिल्मों में होता है ना, शादी पे शादी, शादी पे शादी, तो उसमें तो तलाक भी होता है। मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, बिना तलाक की इन्होंने मेरे 3 निकाहनामा तैयार हो गया मेरा। फिर वहाँ से मैं आ गई यहाँ पर। फिर मैं परेशान रही, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं गई कोर्ट, 156 थी, मैंने कोर्ट में लगा दिया। तो कोर्ट में लगा दिया। इसी बीच में जिस कमिश्नर साहब से मैं मिलने के लिए जाती थी पार्लियामेंट थाने में, उन्होंने मुझे ब्लू फिल्म भेजना शुरू कर दिया। मुझे ब्लू फिल्म भेजते थे, मुझे जब मर्जी फ़ोन कर देते थे, कहाँ हो, मिलने के लिए आ जाओ। अब भाई कमिश्नर साहब बुला रहे हैं तो मिलने तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, मेरी मजबूरी है। तो मैं जाती थी तो मेरे से उल्टी सीधी बातें करते थे, पूरे दिन मुझे बिठाते थे। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी कि तुम आ नहीं रही हो मिलने के लिए, कब आओगी, सब है मेरे पास, उनकी भेजे हुए सारी डिटेल है मेरे पास। मैंने कहा सर अब मैं केस लड़ रही हूँ। तो बोले केस में तो पुलिस को ही स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है ना, हमारा ही पुलिस है, क्या कर लोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है सर, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भी तो है। बोले ठीक है लड़ो। तो पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में लिख दिया कि जी मेरा धर्म परिवर्तन हो गया, मेरा शादी हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, सब फर्जी था। उसमें लिख दिया जी मैंने बोला है कि मैं SDM के आगे जा करके धर्म परिवर्तन करूँगी। आप खुद बताइए, मैं SDM के आगे जाके अपना नाम क्यों बदल के धर्म परिवर्तन करूँगी? हमारे धर्म से अच्छा कौन सा धर्म है? तो ये सब चलता रहा। फिर पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट गलत फाइल किया। वहाँ पे मेरे को केस जो हो गया मेरा डिसमिस हो गया, गवाही पे लगा दिया गया केस मेरा पटियाला हाउस में पुलिस की वजह से। तो गवाही पे लग गई केस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गवाही पे भी लग गई, अच्छी बात है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मेरे को वकील बोले कि नहीं हम रिवीजन में जाएंगे, ऐसे नहीं हारना है, सच की जीत हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हिम्मत बढ़ जाएगी हर आदमी की। तो हम फिर उसको रिवीजन के लिए हमने डाल दिया। इसी बीच शहनवाज हुसैन का फ़ोन आता है, देखा कुछ हुआ, कहा था ना चुप बैठो घर में, कुछ नहीं होना है, मेरे पावर का तुम्हें पता नहीं है, हो गया ना केस डिसमिस तुम्हारा। मैंने कहा कोई नहीं, अभी एक विकल्प बाकी है। बोला क्या? मैंने कहा अभी 200 पे लगा है, जिसको बोलते हैं गवाही कराना। तो गवाही पे मेरा केस है, 156 दिन डिसमिस हुआ है, 200 डिसमिस नहीं हुआ है। तो बोले उसमें भी कुछ नहीं होगा, पुलिस ही रिपोर्ट फाइल करेगी, और कमिश्नर किसका है? मेरा है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, जैसे कह रहा हूँ ऐसे मान जाओ, आ जाओ हमारे घर, और जो लामा हुसैन काम करती है वही आकर तुम उसके साथ काम करो। उनके घर में क्या होता है कि एक CP में एक LIC बिल्डिंग है, LIC बिल्डिंग में आधार कार्ड ऑफिस है, वहाँ पे है DK सिंह है, जो आधार कार्ड जनरल ऑफ अटॉर्नी क्या बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल है वो DK सिंह। तो उनका काम है, जैसे ये लोग किसी लड़की को लेकर के जाते हैं, अगर मान लीजिए लड़की की उम्र 30 साल है तो तुरंत लेटर पैड पे अपने लिख के देते हैं कि जी लड़की की उम्र 20 साल है, ऑथोराइज कर देते हैं, चाहे आपके बाप का नाम वो जानते हो चाहे नहीं जानते हो, ऑथोराइज करके आपका फर्जी आधार कार्ड तैयार हो जाता है।
जब आप 20 साल की हो गई, चाहे आप 30 साल की हैं, उसके बाद ले जाके ये लोग बाहर कंट्री में लड़की को बेच देते हैं। पहले तो ये लोग यूज करते हैं, उसको धंधा करवाते हैं, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है इनके बारे में बोलने में, क्योंकि इन्होंने ऐसे करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा भी आधार कार्ड बनाने की कोशिश की गई थी, मेरे को भी ले जाया गया था वहाँ पे, मैं भी गई थी। तो बोलते हैं ना, क्या चेक करते हैं कैसे आधार कार्ड बनता है, तो करके उन्होंने तुरंत एक लेटर इशू कर दिया कि वो मेरे को 1 साल से जानते हैं, जबकि वो मुझे 1 साल से क्या कभी मिले ही नहीं थे। जो मेरा आधार कार्ड बनवाया जा रहा था फर्जी, उसमें मेरे बाप का नाम कुछ और लिखा गया है, जबकि मेरे बाप का नाम कुछ और है। फर्जी मेरे डेट ऑफ बर्थ कम कर दिया गया था उसमें। मेरे पास अभी होगा लेटर पैड, वो दे दूँगी आपको। तो मेरा आधार कार्ड इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से आधार कार्ड था, तो फिंगर से बनता है तो नहीं बना वो, तो उनका फेल हो गया ये। इसमें ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए। जहां जिस दरवाजे पर गई वो दरवाजा शहनवाज हुसैन के उस चेहरे और चरित्र को देखकर खामोश रह गया, और इस कदर खामोशी रही कि आज भी ये सिसकियां न्याय के लिए दर दर भटक रही है। लेकिन सवाल ये है कि इन सिसकियों ने जो सवाल खड़े किए और इन सिसकियों ने जो कहा है कि इनके यहाँ लड़कियों का सौदा होता है, लड़कियों को दुबई भेजा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है और इन सवालों की जांच होनी चाहिए। मेरी भी यही सलाह है सिस्टम से और सरकार से। तो यह शहबाज का चेहरा है, हम कल शाहनवाज के भी चेहरा को उजागर करेंगे।